आर्थराइटिस संभवतः 5% आबादी को है। हाँ। जो सबसे कॉमन बीमारी हम मानते हैं उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये उम्र वाली आर्थराइटिस है, यानी 5% आबादी। तो अगर हम 7 बिलियन हैं तो उसमें 5% को तो ये आर्थराइटिस है। घुटने घिस रहे हैं इसका मतलब आर्थराइटिस है। जी। क्या ये सिर्फ घुटने तक ही सीमित है या जैसा कि आपने बताया कि आपके अदर बॉडी ऑर्गन्स भी प्रभावित होते हैं, तो हम कैसे समझें? तो ये तो घुटना है घिसेगा। ठीक है। क्यों ये ज़्यादा घिसता है ये ज़्यादा समझना है। हाँ। क्योंकि ये लोड बेयरिंग जॉइंट है, इसमें वेट आ रहा है। हुँ। और जब दूसरा जो परिणाम ये है कि हमारी कुछ एक्टिविटी उसको खराब कर सकती है और व्यापक कर सकती है। लेकिन उस एक्टिविटी के पहले ये समझना है, ये सबसे ज़्यादा किसमें देखा जाता है? महिलाओं में जिनका मेनोपॉज़ हो रहा है या हो चुका है। अक्सर लोगों की कंप्लेन रहती है कि हम पहले आराम से सीढ़ियाँ चढ़ लेते थे, अब नहीं चढ़े जा रहा है, अब बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द रह रहा है, हाथ सीधे घुटने पर जा रहा है। चाय की प्याली का ये पोर्शन इसको पकड़ना एकदम असंभव है, फिर हम ऐसे करके चाय पी रहे हो। तो ये सुबह उठ के आपकी हाथों में अगर स्टिफनेस हो तो मान के चलिए कि गठिया की प्रारंभिक निशानी है। सुबह में? सुबह में क्या हील्स की वजह से घुटनों पर जो प्रेशर आता है, वो भी लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस करा सकता है? तो हमारी 4 फुट जिसे कहते हैं आगे का पंजा जो भाग है उस पे एक लोड है और एक पीछे एक लोड है, बीच में अबनॉर्मल शेप है। वो आपके पाँव को हमेशा खराब करेगा। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा आपकी काफ पिंडलियों में दर्द दर्द लेके रहता है। और लगातार अगर उनको चलना पड़े तो कमर में भी दर्द लेके आती है। तो ये बताता है जैसे आपकी बॉडी में एक पिलर है, तो आपकी टांग एक पिलर की तरह है, उसका सही रूप में होना ज़रूरी है। क्या नी सर्जरी से पहले कोई नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट में जो हम आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? आपके घुटने इतने खराब हो गए हैं कि अब चल नहीं सकते। उसमें दवा काम नहीं करेगी और उसमें कतई काम नहीं करेगी। उस समय आपको संवेदनशील होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्यों आपको ऑपरेशन का ऑप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि अब उसमें कुछ गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब तक गुंजाइश हो आपको उस सारे पॉइंट्स पे लड़ना पड़ेगा। वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज, कुछ दवाइयाँ। हेलो हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव का हेल्थ पॉडकास्ट और आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में, जिसे लेकर के लोगों के मन में तमाम सवाल रहते हैं कि ये हड्डियों से रिलेटेड कौन सी बीमारी है, कौन से एज ग्रुप को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, आर्थराइटिस के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, समय रहते हम इसके लक्षण पहचान करके इसका इलाज कैसे करा सकते हैं और क्या आर्थराइटिस का इलाज हर बार सर्जरी ही है या इसके नॉन सर्जिकल कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम पूरी कोशिश करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में आपके मन में आर्थराइटिस से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उन सबको क्लियर करें, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर बिमलेश धर पांडे, जो कि डायरेक्टर है रेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपकी पिछली वीडियोस को हमारी ऑडियंस ने इतना प्यार दिया था, तो हम चाहते हैं कि इस बार भी हम उसी पेस पर अपना जो कॉन्वर्सेशन है उसको मेंटेन करें और आर्थराइटिस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है एकदम सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचा सकें। ज़रूर। बिल्कुल, सबसे पहले हम यही चाहेंगे डॉक्टर कि क्या है आर्थराइटिस? अक्सर इसे आम भाषा में गठिया बोला जाता है, तो किनको हो सकती है ये प्रॉब्लम, कैसे होती है, इसके बारे में पहले आप बताइए? आर्थराइटिस संभवतः 5% आबादी को है। हाँ। जो सबसे कॉमन बीमारी हम मानते हैं उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। हुँ। ये उम्र वाली आर्थराइटिस है, यानी 5% आबादी। तो अगर हम 7 बिलियन हैं तो उसमें 5% को तो ये आर्थराइटिस है। लेकिन ये एज वाला आर्थराइटिस है, यानी 50 के बाद आप देखेंगे और ये बढ़ता जाएगा और 60, 65, 70 तक आते-आते उस एज की 75% आबादी को होगा। यानी अगर हम 50 पे देखें तो हो सकता है 5%, 4%, ऊपर ये बढ़ता जाएगा और 75 तक आते-आते सबको दिखाई देगा कि आपकी आर्थराइटिस है, वो एज है। ठीक है। ये आर्थराइटिस एजिंग का पार्ट है, ब्रेक का पार्ट है, वेयर एंड टेयर का पार्ट है, यानी टूट-फूट का पार्ट है। एक और आर्थराइटिस होती है जो यंगर पॉपुलेशन में होती है, उसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का मतलब जिसमें सोजिश या सूजन चल रही हो। और ये आर्थराइटिस डिवास्टेटिंग यानी भयावह है। इसके भयावह होने के कारण है क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आपकी इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। और इसके लिए कोई एज ग्रुप नहीं है। 3 साल का बच्चा भी हो सकता है, 13 साल की बच्ची भी हो सकती है, 23 साल का नौजवान भी हो सकता है, 43 साल की एक महिला भी हो सकती है। ये एक बड़ा वृहद ग्रुप है। दिक्कत इस ग्रुप में ये है
कि हम मान के चलते हैं बच्चों को गठिया नहीं होता। अगर कोई बालक हो आपके फैमिली में, हमारे फैमिली में 3 साल का हो, उसके दिमाग में एक ही खुराफात चल रही होती है कि मुझे खेलना है, खेलना है। और वो खेलने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो दर्द भी रहेगा तो अपनी मम्मी को नहीं बताएगा, क्योंकि माँ क्या कह रहेगी, बेटा मत खेलो। और वो खेलने के लिए है, उस उम्र में केवल एक ही चीज़ चली, वो है खेलना। ऐसे में अगर आप बच्चे को देखते हैं कि वो खेल नहीं पा रहा है, वो मान लीजिए दौड़ता था, अब वो दौड़ नहीं रहा, वो चुपचाप खाली खड़ा होकर देख रहा है, उसकी उत्साह है, वो फुटबॉल खेले, फुटबॉल को मारे, लेकिन वो मार नहीं पा रहा, उसकी टाँगों में अगर कोई दर्द है, मारेगा नहीं, लेकिन वो मैदान में ज़रूर पहुँचेगा। अभिभावक के रूप में आपको देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये एक एकदम नेचुरली डिफरेंट डिज़ीज़ है। अब 13 साल का बच्चा या बच्ची, वो भी तो उसी उम्र में है जब वो स्कूल जा रही है या स्कूल जा रहा है, उसको भी अपनी ज़िंदगी जीना है। वो भी आपको जल्दी कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन वो बालक या बालिका सुबह उठ के कहे, मम्मी मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, ये पापा मेरे को दिक्कत हो रही है, तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि इनको भी हो सकता है। हो सकता है। अब आ जाइए 23 साल पे, 3, 13, 23, 23 वाला तो कॉलेज जाने के लिए है। वो भी अपने आप को प्रूव करने को है, या हो सकता है कि उसने इंजीनियरिंग कर ली हो, तो वो अपने काम पे जाना चाहता है, वो भी प्रूव करना चाहता है। ये जो यंग एज है, उसमें तो हम एकदम भूल जाते हैं कि ये कंप्लेन करते ही नहीं हैं, और हमको ढूँढना पड़ता है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। क्या है? 2 दिन पेन किलर खाया, वो 23 साल का व्यक्ति नौजवान है, उसको तो अपने आप को प्रूव करना है कि मैं कैपेबल हूँ। वो 2 गोली खाएगा, आपका रोग कम-सा महसूस होगा, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा रहा वापस है। नॉर्मल। फिर वो 10 दिन के बाद फिर दर्द होगी, तो फिर वो खाएगा। अमूमन डिले, डिले और डिले। तो इस एज के ग्रुप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डिले बहुत ज़्यादा होता है। और एक्सेप्टेंस तो एकदम नहीं है हमारे समाज में कि बच्चों को कैसे हो सकता हो है। सकता है, हाँ। तो ये 2 चीज़ हो गई। अब जो 23 साल से 33 साल और 43 साल में हैं, उनकी अपनी एक प्रॉब्लम है। उनकी अब शादी हो गई है। अब उनको परिवार चलाना है। उनकी गठिया होती है तो उसमें थोपा जाता है एक तरह से मानसिकता का जो विकार है हमारे देश में, कि भाई ये कंप्लेन कर रही है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। आपकी आँख तो ट्रेन नहीं है इस जोड़ के सूजन को समझने के समझने लिए, के लिए, बिल्कुल। लेकिन उसका जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक होता है, क्योंकि वो महिला या पुरुष अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएगा कि वो कैसे दर्द में है, किस तरह का दर्द है, क्योंकि उसको बहुत लोगों को सैटिस्फाई करना है परिवार में। ये प्रॉब्लम है। तो ये अननेसेसरी जो डिले है, इससे हम सब बच सकते हैं, केवल ज्ञान हो कि किसी भी एज में हो सकता है। 50 के बाद तो मतलब एक्सेप्टेंस है, सब लोग जानते हैं कि ये तो होगा, तो मान लेते हैं। लेकिन 50 के बाद का अगर इन्फ्लेमेशन वाला डिज़ीज़ हो, उसमें भी दिक्कत होती है। उसकी तो और व्यापक स्थिति होती है, अगर उसमें भी इन्फ्लेमेशन वाला कंपोनेंट हो, तो आपकी तो बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि सारे टेस्ट भी नेगेटिव आ जाते हैं उसमें। तो अलग-अलग एज में अलग-अलग तरह का गठिया। दूसरा प्रॉब्लम है कि गठिया को हमेशा जोड़ से क्यों जोड़ा गया है? गठिया मांसपेशी में भी तो होती है, जिसको मायोसाइटिस कहते हैं। गठिया आर्थराइटिस यानी खून की नलियों में हो सकती है, और छोटी नली भी होती है, मध्यम नली भी होती है, मोटी बृहद नलियाँ भी होती हैं। तो अगर आपकी जिसमें आपकी खून की धारा बह रही हो और उसमें अगर सूजन चल रहा हो, तो उसको आप गठिया कहेंगे, तो किस शब्द से आप समझाएँगे कि आपको गठिया है? गठिया है। यानी शब्दावली में हमें एक नया शब्द जोड़ना पड़ेगा कि आर्थराइटिस इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू जॉइंट पेन। आपको गठिया या वात संबंधी रोग केवल जोड़ तक नहीं है, जोड़ के बियॉन्ड जाता है। लंग्स में हो गया और लंग्स सूख गया तो आईएलडी कहते हैं। नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर दिया, तो आप क्या करेंगे? जब कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ तो केवल जोड़ों के लिए नहीं है। वो तो ऑटो इम्यूनिटी आपकी कहीं भी हो सकती है, आपकी आँख हो सकती है, आपकी ब्रेन हो सकती है, आपकी नसें जो बाहर है उसमें हो सकती हैं, जो आपकी खून की नलियाँ उसमें हो सकती हैं। तो स्नायु तंत्र में कहीं भी सूजन हो, वो एक्चुअली गठिया समूह में होता है। और यही विशेष चीज़ है जो कि रूमेटोलॉजिस्ट देखते हैं। ये हड्डी वाले नहीं देख सकते हैं। और अगर जोड़ के दर्द के साथ थकावट हो, हम कल बात कर रहे थे, बहुत सारे रूमेटोलॉजिस्ट एक साथ दिल्ली में थे। यार ये थकावट को क्यों नहीं लोग समझ पाते कि थकावट पहला विशेष रूप है जिसको सबसे पहले देखा जा सकता है, और उसको हम हल्के में लेते हैं। लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि हम काम करके थक गए, विटामिन डी की ही कमी से थकावट होती है, B12 की कमी से। हमने पूरा कर लिया, लेकिन थकावट अभी भी है। अभी भी है, थकावट। मेंटल फॉगिंग, गठिया के पेशेंट से आप पूछिए कि आपने कल क्या खाया था? खाया था, अच्छा खाया था, लेकिन कोई याद याद करने में दिक्कत होती है। मेंटल फॉगिंग, फटीग,
देन कम्स जॉइंट पेन, यानी उसके बाद जॉइंट पेन आया या कुछ और चीज़ें आई। तो वृहद रोग है, 100 तरह की तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, और पूरी की पूरी जो डिजीज़ है जिसका व्यापकता है 1500 रोग। अब वो 1500 रोग को एक सिंपल साधारण भाषा में केवल गठिया कह के हम उसको समुचित स्थान नहीं दे रहे हैं, उसको बहुत छोटा कर दे रहे हैं। गठिया जॉइंट और जॉइंट के बियॉन्ड हो सकता है, ठीक है। और एज इसका कोई पैमाना नहीं। नहीं है। जो गठिया है अक्सर कहा जाता है कि घुटने घिस रहे हैं, इसका मतलब आर्थराइटिस है। जी। क्या ये सिर्फ घुटने तक ही सीमित है या जैसा कि आपने बताया कि आपके अदर बॉडी ऑर्गन्स भी प्रभावित होते हैं, तो हम कैसे समझें? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम मान के चलेंगे कि सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा व्यापक है, 5% आबादी को एक पूरी धरती पे एक समय में होगा ही होगा आज की तारीख पे। लेकिन उम्र के साथ बढ़ेगा, जैसा हमने कहा। तो ये तो घुटना है, घिसेगा। ठीक है। क्यों ये ज़्यादा घिसता है, ये ज़्यादा समझ लें। हाँ। क्योंकि ये लोड बेयरिंग जॉइंट है, इसमें वेट आ रहा है। हुँ। और जब दूसरा जो परिणाम ये है कि हमारी कुछ एक्टिविटी उसको खराब कर सकती है और व्यापक कर सकती है। लेकिन उस एक्टिविटी के पहले ये समझना है, ये सबसे ज़्यादा किसमें देखा जाता है? महिलाओं में जिनका मेनोपॉज़ हो रहा है या हो चुका है। यानी आपकी हार्मोन आपके घुटने को घिसने से बचा रही थी, हुँ, हुँ। लेकिन जैसे आपकी हार्मोन नीचे गई, आपके घुटने खराब होने लगे। अब उस पे हमारी मानसिक स्थिति, मैं आलती-पालती मार के बैठूँगी, वो और खराब कर रहा है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँगी, मैं नीचे बैठ के ही पूजा या नमाज़ अदा करूँगा, वो और खराब कर रहा होता है। पूजा और नमाज़ वाला हम अवॉइड ही करते हैं। ठीक। हाँ, ये वाला आप लाइन फिर से रिपीट कर दीजिएगा, इसको कट करेंगे। करेंगे, ठीक है। तो हम नीचे जो बैठते हैं, हमारी दिस की जो स्थिति है कि हम आलती-पालती मारना चाहते हैं, वो एक्चुअली हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे घुटने के लिए अच्छा नहीं है। और करेला ऊपर से नीम चढ़ा, हमारा वज़न, अगर ये लोड बेयरिंग जॉइंट है, आपका 5 केजी एक्स्ट्रा वेट 25 केजी हो जाता है घुटने के लिए। और अगर आपने 25 केजी वेट बढ़ा लिया, तो 25 इंटू 5 125 केजी, 125 किलो का एक्स्ट्रा वेट आपका लोड घुटना बेयर कर रहा है। वो तो जल्दी घिसेगा ही घिसेगा। तो आप बचा सकते हैं वेट लॉस करके, आप अपनी वज़न को कंट्रोल करके बचा सकते हैं। दूसरा, आप देखते होंगे कि महिलाएँ 50 साल के आस-पास आने के बाद वो ऐसे-ऐसे करके चल डक रही हैं। वॉक। डक वॉक। और ये डक वॉक क्यों है पता है? ये हमारी हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स नाम की जो मांसपेशियाँ हैं, जो हमारी जाँघों के आगे और पीछे होती हैं, उनकी कमज़ोरी की वजह से है। और ये कमज़ोरी हमारे देश में व्यापक है। सार्कोपीनिया यानी मसल की कमज़ोरी, और मसल की कमज़ोरी की वजह से इंस्टेबिलिटी। तो एक कंपाउंडेड प्रॉब्लम है कि आपका वेट भी बढ़ गया, और मांसपेशियाँ जो 4 आगे और 4 पीछे थी, हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स, जी। वो आपके कमज़ोर हैं। तो वही मैंने कहा, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, प्लस हमारी आदतें। और कर क्या सकते हैं? हर बार तो ऑपरेशन नहीं कराएँगे, और स्टार्टिंग के स्टेज में तो आपको ऑपरेशन नहीं कराना है। सिर्फ़ 4 चीज़, साधारण 4 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा राहत देंगी, और बहुत ज़्यादा जो खराबी का जो रेट है उसको कम कम करेंगे। करेंगे। वेट कंट्रोल। ठीक तो है। पहला चीज़ है वेट कंट्रोल। सार्कोपीनिया यानी एक्सरसाइज़ भी करना और प्रोटीन भी खाना है। तो हमारी आदतें क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट बहुत आयत है, लेकिन प्रोटीन बहुत कम है। कम है। जबकि हमारे देश में हर तरह की दाल मिलती है। आप शाकाहारी भी हैं तो आप तरह-तरह की दाल खा सकते हैं। तो जब पेशेंट पूछता है क्या करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ चावल इतना नहीं, दाल इतना और चावल चावल। बीच में, तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और प्रोटीन बहुत महँगी नहीं है। सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती हैं, वो प्रोटीन का स्रोत है। आपको महँगे 5 केजी के 10 प्रोटीन केजी के पाउडर्स प्रोटीन वगैरह। पाउडर की ज़रूरत नहीं है। एक आम साधारण परिवार में दाल है। हुँ। और जो आपकी सोयाबीन की जो नगेट्स होती हैं, तो बहुत सस्ती हैं, तो उसको खाएँ। चलें ज़्यादा, जितना आप चलते हैं उतना ही मांसपेशियों को बेहतर करते हैं। और एक चीज़ जो हमारे देश में सबको पता था, लेकिन अब किसी को करते हुए आप देखते नहीं हो, साइक्लिंग। हम बचपन में सब लोग साइकिल करना चाहते थे। अगर देखा जाए तो आपकी मांसपेशियों का सबसे अच्छा एक्सरसाइज साइक्लिंग है साइक्लिंग। और वॉक है। तो आप चलें, मांसपेशियों के बारे में ध्यान दें कि उसको आपको मजबूत करना है। कई बार भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, चलेंगे तो और घुटने घिस घिस जाएँगे। जाएँगे, हाँ। ये एकदम गलत है, क्योंकि मांसपेशी जब तक कमज़ोर हो, जैसे कमज़ोर होगी और घिसेगा। आपको मांसपेशियों को मजबूत करना है ताकि घिसना कम हो जाए, और वो केवल चलने से या साइक्लिंग करने से हो जाएगा। तो आपकी एक्टिविटी भी एक तरह की दवा है, आपका वेट रिडक्शन यानी वज़न कम करना भी एक तरह की दवा है। दवा है, तो ये तो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, और प्रोटीन जो घर में पड़ा हुआ है, वो उसको खाना है। खाना भी आपके लिए है। तो किसी ने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं अगर आपको प्रोटीन चाहिए? मैंने कहा मैं एकदम देसी सत्तू जो लेता हूँ, हुँ, वो उसको मिला के ले लेता हूँ, तो वो मेरा ब्रेकफ़ास्ट भी हो जाता है, मेरा प्रोटीन का पहला रिक्वायरमेंट सुबह-सुबह का हो सुबह जाता है। हाँ।
नॉट वेरी कॉस्टली आइटम, बहुत ही साधारण चीज़ है, हम सब कर सकते हैं। राइट। तो आपने जैसे डाइट में कहा ना डॉक्टर, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घुटनों को और ज़्यादा घिसा रही हैं या हमारी जॉइंट्स को और कमज़ोर कर रही हैं, जो आप मना करते हैं, मत खाइए? जैसे खाने की तो आपने चीज़ें बता दी कि ये जो खराब कर रही हैं वो भी बता दें, जैसा शायद हमारी ऑडियंस वही ज़्यादातर गलतियाँ कर रही होंगे। हम अच्छा करने में कई बार बुरा कर कर बैठते हैं। देते हैं, हाँ। हम अच्छा खाते हैं जी, हमारे घर में तो सब कुछ अच्छा आता है। हुँ। हमारे घर में ऑलिव ऑयल आता है, मैंने एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए देने की कोशिश की है कि हमें बताया जाता है कि ये सुपीरियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्दी है। ये कुछ भी सुपीरियर, इन्फीरियर नहीं है। हुँ। हमारी तेल चाहे ए फॉर्म हो, चाहे बी फॉर्म हो, चाहे सी फॉर्म हो, चाहे हम कोई भी नाम दें, सब में 9 किलो कैलोरीज़ पर ग्राम होता है। ओके। तो आप सरसों का तेल लें, आप जैतून का तेल लें, आप ग्राउंडनट मूँगफली का तेल लें, सोयाबीन का तेल लें या सनफ्लावर तेल लें, हुँ। सब उतने ही कैलोरी देती है। ठीक है। आपको कैलोरी का रिस्ट्रिक्शन करना है और आपको फ्री शुगर नहीं खाना है। शक्कर बेहतर है, चीनी खराब है, ये कतई नहीं, सब में 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है। गुड़, खांड की गुड़ जगह। खाएँ, खांड खाएँ, बहुत भ्रांतियाँ हैं। हाँ। मात्रा में कंट्रोल इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ। हम कितना कंट्रोल कर रहे हैं अपनी कैलोरीज़ को, उसमें प्रोटीन कितना बढ़ा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना घटा रहे हैं और फ्री शुगर कितना घटा के रख रहे हैं। हुँ, जितना आपने फ्री शुगर कम किया उतना ही अच्छा है। भ्रांति ये भी है कि हम अगर फल खाएँगे बहुतायत में तो हम हेल्दी रहेंगे, नट्स खाएँगे तो बहुत अच्छे हेल्दी, रहेंगे। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि नट्स बहुत ज़्यादा कैलोरी रिच है। राइट। प्रकृति ने नट्स को कैलोरिक डेंस बनाया है। हुँ, हुँ। 100 ग्राम काजू 580 किलो कैलोरी लेके बैठा हुआ है। तो आपने तो डेंस कैलोरी खाया है, हुँ, वो हुँ। तो फैट का सोर्स है। हुँ। तो कृपया नट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। ओके। तेल को कम करें और फ्री शुगर ना लें। हुँ। फ्री शुगर आपको केवल एनर्जी किक देता है, आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं। अच्छा नहीं। ये हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये खाने की चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। अभी जैसे हम गठिया की बात कर रहे हैं, तो लक्षणों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या बॉडी में ऐसे बदलाव जो या एक्टिविटीज़ जो हम पहले कर पा रहे थे, अब नहीं कर पाते हैं? अक्सर लोगों की कंप्लेन रहती है कि हम पहले आराम से सीढ़ियाँ चढ़ लेते थे, अब नहीं चढ़े जा रहा है, अब बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द रह रहा है, हाथ सीधे घुटने पर जा रहा है। क्या ये आर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं, हुँ। लेकिन मेरे सामने एक चाय की प्याली पड़ी है, जिसको मैं दिखाऊँगा कि क्या होता है और एक ग्लास भी पड़ा हुआ है। मेरे लिए पता नहीं था कि मैं इसको कैसे लूँ। अगर मैं सुबह उठता हूँ हुँ, हुँ। और मेरे हाथ में अकड़न है या जकड़ा हुआ हाथ है, मैं इस ग्लास को अच्छे ढंग से पकड़ नहीं पाऊँगा। मुझे वो दोनों ग्लास ऐसे ऐसे पकड़ के फिर पकड़ना पड़ेगा। ऐसे पीना पड़ेगा। अगर मुझे चाय मिलता है सुबह और मेरे हाथों में अकड़ाहट है, क्योंकि मैं जाके अब किचन में जाके चाय नहीं बना पा रहा हूँ, तो ये जो है चाय की प्याली का ये पोर्शन, इसको पकड़ना एकदम असंभव है। फिर हम ऐसे करके चाय पी रहे हो। अच्छा। तो ये सुबह उठ के आपकी हाथों में अगर स्टिफनेस हो, तो मान के चलिए कि गठिया की प्रारंभिक निशानी है, सुबह में? सुबह में। गठिया एक ऐसा रोग है, वो भी इन्फ्लेमेटरी गठिया, जो सुबह सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा। सुबह उठते हैं तो कमर इतनी अकड़ी रहती है कि आधा घंटा लगता है। ये बोलने का तरीका है पेशेंट का। आपको समझ में नहीं आएगा कि इतनी अकड़ाहट रहती हुँ। है। रात के 3 बजे तो करवट ही नहीं ले पाते हैं, एकदम लगता है जान चली गई। मैंने तो 2 गद्दे बदलवाए हैं, एसी भी बंद कर दिया है। ये क्या भाई, रीढ़ की हड्डी का गठिया, जिसमें आप रात को सोते वक़्त पलट नहीं पा रहे हैं। हुँ। सुबह उठ के आप इतने अकड़े हुए हैं कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, हुँ। और जब उठते हैं तो आपको 15-20 सेकंड लगता है पहला कदम, दूसरा कदम, लेकिन 12 बजे तक आते-आते मैं ठीक हो ठीक हो जाता है। जाता हूँ। हुँ। डॉक्टर साहब 12 बजे तक आते तो मैं तो घर का सारा काम कर पाती हूँ, उसके पहले मैं बच्चों का तो टिफ़िन नहीं बना सकती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हुँ। मुझे बच्चे भेजने हैं। मैंने ये महिला का नाम इसलिए लिया क्योंकि आर्थराइटिस महिलाओं में ज़्यादा कॉमन ज़्यादा है, होता है, ठीक है। और ये जो कमर का दर्द वाला है, अगर यंग मेल हो तो उसमें ज़्यादा है, लेकिन फीमेल में भी होता है। तो सुबह की अकड़ाहट, जकड़ाहट, सुबह उठ के काम ना कर पाना, आप रेस्ट करते हैं तो सुबह उठ के काम करने लायक होते हैं। हुँ, हुँ। तो ये मैकेनिकल नहीं है, ये इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है। लेकिन शाम के 4 बजे आने के बाद मेरी कमर अकड़ रही है, तो मेरी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं कमर की, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। ये अलग बीमारी हो सकती है, मैकेनिकल। हुँ। मैं चलता हूँ, 2 किलोमीटर चलने के बाद मेरी घुटने अकड़ जाते हैं, ये प्रारंभिक। पहले मैं तो 5 किलोमीटर जाता था, मैं 5 किलोमीटर का चक्कर लगाता था, लेकिन अब 2 किलोमीटर के बाद बैठना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर कोई
छोटा डिस्टेंस नहीं नहीं है, हाँ। लेकिन अब बैठना पड़ रहा है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ओके। ये मैकेनिकल है, इसमें सूजन कम है, इसमें दवाओं का रोल भी बहुत कम है, इसमें एक्सरसाइज का रोल डिफरेंट है, दवाओं का रोल कम है ठीक है। और ये आप मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली। जो दूसरा है उसमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो जैसे कहते हैं तराजू से हम तौलते हैं हुँ। कि 500 ग्राम 500 ग्राम, तो ये हमें इन्फ्लेमेशन तौलना पड़ता है, वो एक आम आदमी नहीं तौल सकता कि गठिया में कितने जॉइंट सूजे हैं, कितना सूजन का मात्रा बॉडी में चल रहा है और किस प्रकार का सूजन है और क्या-क्या ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है, यानी जोड़ के अलावा कहाँ-कहाँ ये पहुँचा हुआ है। इसके लिए रूमेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही माइन्यूट सा काम होता है, इसमें आपको दवा भी देनी है, रोग के बारे में एक व्यवस्था बनानी है क्योंकि अगर 22-23 साल के व्यक्ति को हमें दवा देनी है, जो कि पूरी उम्र चले, तो आपको व्यवस्था ऐसी बनानी है ताकि वो अपनी बात दिक्कतें समझें और उसमें अपना उपाय बनाए कि वो एडहियरेंस करे, दवा खाए। आग लग गई और आग बुझा नहीं पाए समय पे तो बिल्डिंग जल जाती है। वैसे ही अगर जोड़ में आग लगी हो, अगर समय पे आपने इलाज नहीं किया, वो डैमेज हो गया। अगर वो डैमेज हो गया, मान लीजिए 23 साल पे मेरे घुटने इन्फ्लेम होके डैमेज हो गए, मैं तो कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाऊँगा नॉर्मल क्योंकि वो डैमेज हो गया है। वो डैमेज 23 साल में भी बचाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हार्ट अटैक के पेशेंट की जान बचाना है। तो ये सारे प्रॉब्लम है जिसमें समय बहुत इम्पोर्टेंट है। समय पे हो जाता है, एवरीथिंग इज़ फाइन। फाइन। वो 23 साल वाला व्यक्ति अपने ऑफ़िस जा सकता है, अपना घर चला सकता है, अपनी ज़िंदगी में आगे के मुकाम पे पहुँच सकता है। अगर इनमें से कुछ भी टूटता है, वो कहीं न वो ऑफ़िस का, वो आएगा तो एब्सेंट आएगा, आएगा तो पूरा काम नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। उसको एक चाहत थी कि वो सेटल करे, वो सेटल नहीं कर नहीं कर पाएगा। पाएगा। मुझे ऑप्शन में एक नई नौकरी ढूँढना है, वो भी नहीं ढूँढ पा रहा क्योंकि वो बहुत ही अनस्टेबल है, मेरा क्या होगा? तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और यंग लोगों की ये चुनौती बहुत गंभीर चुनौती, इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। एक इंडिविजुअल नहीं है वो व्यक्ति, वो समाज का पार्ट है। अगर वो व्यक्ति 23 साल का, मान लीजिए वो आईआईटी से पढ़ के आया, ही इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग ए यूनिकॉर्न इन दिस कंट्री। वो एक यूनिकॉर्न कंपनी का मालिक हो सकता है और हज़ारों लोगों को नौकरी दे सकता है। और यहाँ पे एक गठिया आया, वो अब आपकी इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी नहीं है, तो आप एक यूनिकॉर्न को लॉस करते हैं। तो हमें देखना है कि हर एक व्यक्ति यूनिकॉर्न है हमारी समाज के लिए, हमारी समाज के लिए बहुत बहुमूल्य है और यंगस्टर का ऐसा होना बहुत दुखदाई है। हुँ। अब ओल्ड एज में आइए, अगर सबके 60 पे घुटने खराब होंगे और सबको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ने लगेगी, नी रिप्लेसमेंट, तो हमारे पास इतने संसाधन ही नहीं है, कि सबको नहीं सबका रिप्लेस करें। करना। आज जब मैं गाँव देहात में जाता हूँ, किसके पास ये 4-5 लाख रुपए होगा घुटने बदलवाने के लिए? हम जिस सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। एक हैव्स हैं और एक हैव नॉट्स हैं। तो एज़ अ डॉक्टर मेरा काम ये भी देखना है कि हैव नॉट्स का इलाज कैसे हो और कैसे बचाव हो। तो ये बहुत बड़ी पेचीदगी है। राइट। आपने जो ये चीज़ें बताई ना डॉक्टर, इसमें कुछ और है लोगों के मन में डाउट्स कि क्या ये भी आर्थराइटिस करा सकते हैं? सबसे पहले यूरिक एसिड या गाउट को लेकर के कहा जाता है, तो जिनमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या गाउट का अटैक हो रहा है, तो क्या इनमें भी चांसेस है आर्थराइटिस होने तो के? इसको मैं दूसरी तरह से बोलूँ, हाँ। एक साहब आते हैं, मैं तो शाकाहारी हूँ हाँ। और मैं तो नॉन-वेज नहीं खाता हूँ और मैं अल्कोहल भी नहीं पीता हूँ, तो मेरे को गाउट आपने कैसे कहा? हुँ। ये बड़ी मिथ्या है। गाउट यूरिक एसिड के डिपोज़िशन वहाँ से उसके जमने पे होता है जोड़ों में। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये जितने कोला ड्रिंक्स हैं, जितने भी शरबत हैं, जितनी भी मिठाइयाँ हैं, जितनी भी पेस्ट्रीज़, बिस्किट्स हैं, सब में फ्रक्टोज़ है, सबसे यूरिक एसिड बढ़ता बढ़ता है। है। उसमें शाकाहारी और मांसाहारी होने का कोई रोल नहीं है। यानी कैलोरिक रिच डाइट आपको हमेशा यूरिक एसिड देगा, चाहे वो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो। मांसाहारी। तो वो पूछते हैं हमें क्या खाना है? तो मैं कहते हैं दाल एकदम बंद नहीं, दाल खाना है। लेकिन दाल तड़का वाला नहीं होगा, दाल मखनी नहीं होगी। आपको दाल पका के खा लेना है, ये आपके लिए ज़रूरी है। एक शाकाहारी व्यक्ति अगर प्रोटीन नहीं खाएगा, तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होगी, हुँ। जो कि आपने सुना होगा कि कालाहारी के डेज़र्ट में होता है या जहाँ पे संसाधन कम होते हैं, वहाँ कम पे होता होता है, है। हाँ। तो वो बहुत बेकार चीज़ है, उससे इन्फेक्शन होता है अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में ना हो। तो प्रोटीन देना है, लेकिन प्रोटीन देने का तरीका बदलना चाहिए। हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देंगे, आपको सोयाबीन खानी है, आपने उसको चाप के रूप में लिया, तो चाप के इंग्रीडिएंट में आपको जानना होगा, जो चाप होता है, उसमें सोयाबीन 30-40% होती है, बाकी क्या होता है? आपको ऑयल होता है और मैदा होता मैदा है। होता है, तो ये हाँ। ऑयल आपको कैलोरी दे देगा। तो आपको ऑयल को कम करना है, फ्री शुगर को कम करना है, लेकिन हेल्दी प्रोटीन को खिलाना है। ठीक है। अल्कोहल को बंद कराना है। हम अल्कोहल नहीं लेते,
लेकिन हम कोला ड्रिंक्स लेते हैं उसमें तो शुगर ही शुगर है, हाँ, तो दैट इज़ ए प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये हमको जानना है। हम कल गए थे दाल मखनी खा के आए हैं और वो पनीर पसंदा खा के आए हैं, तो गाउट का अटैक तो होगा ही होगा। तो ये समझना है कि इट इज़ बियॉन्ड शाकाहारी, मांसाहारी डोमेन। आप जो भी खाते हैं उससे कैलोरी आपकी बॉडी में जाती है, लेकिन कैलोरी अचानक आ जाएगी, तो आपकी यूरिक एसिड डिपोज़िशन होगा। और यूरिक एसिड में भ्रांति ये है कि 4 महीने हमने खाया, यूरिक एसिड नॉर्मल हो गया, हम छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे, हाँ। नहीं, ये ज़िंदगी भर का आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी किडनी यूरिक एसिड को हैंडल नहीं कर रही है। मान लीजिए यूरिक एसिड को हम हल्के में लेते तो क्या होगा? ये भी एक सवाल होना चाहिए। ये डराने की बात नहीं है कि यूरिक एसिड अगर परसिस्टेंट बढ़ा हो, तो डायबिटीज़ फ्री में, ब्लड प्रेशर फ्री में, हार्ट डिज़ीज़ फ्री में। तो आप यूरिक एसिड को अगर मार्कर लें कि हमारी बॉडी में बढ़ गया है, हमारे शरीर में बढ़ गया, तो क्या करेगा? ये सारे तीनों बीमारी करेगा। इनमें से कौन-सी बीमारी पसंद है किसी को? कैसे? तो मेरे लिए ये यूरिक एसिड 26 साल के नौजवान को अगर होता है, तो मैं बताता हूँ भई, होने वाली प्रॉब्लम और कहाँ है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मैं आपका ये कम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से आपको बचाव करना है, आपके फूड आइटम्स ऐसे चेंज होंगे। ठीक है। तो मतलब ये करा सकते हैं गठिया या एकदम गठिया कराएगा, हाँ, बहुत भयंकर गठिया होता है और इसकी कहानी बड़ी सिंपल होती है। रात को सोए थे, रात को अचानक 3 बजे उठ गए, पूरी एक अंगूठा पाँव सूजा का हुआ है। सूजा हुआ था। हाँ। एकदम अटैक की तरह आता है, सुपर फास्ट। बाकी गठिया स्लो हुँ, स्लो हुँ, हुँ। स्लो बढ़ता है, ये सुपर फास्ट होता है, ये गठिया एकदम सुपर फास्ट होता ठीक है। महिलाओं में क्या है कि जैसे किन्हीं का प्रोफ़ेशन होता है या कोई लोग शौक से पहनते हैं, हील्स पहनते हैं। तो क्या हील्स की वज़ह से घुटनों पर जो प्रेशर आता है, वो भी लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस करा सकता है? है। तो जो हमें नेचर ने दिया है, वो हमारे पाँव को ऐसे दिया है। हाँ। ऐसे ही हमारे 2 पाँव के ऊपर, बाकी जानवर तो 4 का इस्तेमाल हुँ, करते हैं, हुँ। 4 उनको मान के जा। हम बाइपेडल हैं, तो हमारे पास 2 ही हैं, तो लोड हमारे ऊपर ज़्यादा है। ज़्यादा है, हाँ। उसमें भी हमने एबनॉर्मल एंगुलेशन कर रखा है। तो हमारी 4 फुट जिसे कहते हैं आगे का पंजा जो भाग है, उस पे एक लोड है और एक पीछे एक लोड है, बीच में एबनॉर्मल शेप है। वो आपके पाँव को हमेशा खराब करेगा। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा आपकी काफ, पिंडलियों में दर्द दर्द लेके रहता है। और लगातार अगर उनको चलना पड़े तो कमर में भी दर्द लेके आती हैं। तो ये बताता है जैसे आपकी बॉडी में एक पिलर है, हुँ, तो हुँ। आपकी टाँग एक पिलर की तरह है, उसका सही रूप में होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। उसके आर्च के सपोर्ट का होना ज़रूरी है। आपने एबनॉर्मल किया और लगातार आपको चलना पड़ा, हुँ, हुँ। आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। नहीं। तो आपको एक समझदार बनना है। तो हमसे पूछते हैं कि क्या मैं अपने सारी चप्पलें फेंक दूँ, जो मैंने खर्च किए? मतलब एकदम नहीं। आप जब पार्टी में जाएँ तो अपने हिसाब से पहन लें, लेकिन पहले बाकी समय तो आप ये वाला पहनें। पहले हाँ। लेकिन क्या हाई हील या हाई आर्च वाले जो हमारे फुटवियर है वही नुकसान करते हैं? क्या फ्लैट नुकसान नहीं करता? करता है। अच्छा। फ्लैट का होना भी अच्छा नहीं है। आपको कुछ ना कुछ कुशनिंग चाहिए। तो ये कुशनिंग अगर बीच में आर्च में नहीं मिलता है, तो समय के साथ वो आर्च धीरे-धीरे कोलैप्स करता है। हुँ। तो आपका फुटवियर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ। आपके पाँव के नीचे पड़ा हुआ जूता, चप्पल जो भी हो, हुँ, आपको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। उसका सपोर्ट सही तरीके से नहीं होगा, तो आपका गड़बड़ होगा और ये पूरा साइंस है, हुँ। तो ये ज़रूरी है ये ज़रूरी कि है। आप किस तरीके का फुटवियर भी फुटवियर चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ना एक और है डॉक्टर कि एसी में सोने की वज़ह से भी गठिया होने का रिस्क बढ़ सकता है या जॉइंट्स में पेन बढ़ते हैं। तो है ये एक कोई फैक्टर? ये तो बहुत सिंपल सवाल है और ये सब हमसे पूछते हैं कि क्या पूछते हम हैं। एसी का इस्तेमाल करें या ना करें? हुँ। आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वातावरण के एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही हमारे जॉइंट को सेंसिटिव बनाते हैं। यानी अगर मैं उत्तरांचल में रहूँ, तो मेरे जोड़ का दर्द मुझे ज़्यादा महसूस होगा कंपेयर टू अगर मैं पुरी चला जाऊँ तो। अच्छा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। आप हुँ, पुरी या गोवा में एग्ज़ाम्पल दे इसलिए दूँगा कि ये जगह है जो कि हुँ। आप जाते हैं। तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 एमएम ऑफ एचजी है, यानी मर्क्यूरी का 760 है। लेकिन पहाड़ में जैसे-जैसे ऊँचाई पे जाते जाएँगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो आपकी जोड़ का दर्द का एहसास भी ज़्यादा होता है, प्लस टेम्परेचर आपको सेंसिटिव बना देता है और तो बहुत दिक्कत होती है। उनको कमरा गर्म चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती हुँ, है। हुँ, तो हुँ। कहना होता है कि 26-27 पे करें। लेकिन आप आम आदमी जो कि एसी में नहीं रहता, क्या उनको दिक्कत नहीं होती? होती है। अभी बारिश का मौसम है। हुँ। जब-जब ये बादल छाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। अंग्रेजी वर्ड है प्रेसिपिटेशन। बारिश में प्रेसिपिटेशन होने के पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। 747, 751 तब जाके प्रेसिपिटेशन होता है। उस समय आप देखिए वो लोग पकड़ के बैठ जाएँगे। प्लस अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो,
तो आप बे ऑफ बंगाल से जो हवा आती है वो ह्यूमिड होती है, तो उसको आम आदमी पूर्वा की हवा चली, मेरी जोड़ में दर्द। हुँ। पछा यानी पश्चिमी की तरफ से आया, जो रेगिस्तान से आया वो दर्द आपको नहीं देता क्योंकि वो ड्राई है। राइट। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वेरिएशन से है। तो करना क्या है, आप 26-27 डिग्री पे रखिए ताकि आपकी नींद भी ना खराब हो। हुँ। आप अपने आप को गर्म रखने की हर कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपके सुबह काम हाथ नहीं कर रहे हैं, 26 डिग्री पे सोए थे, अल्टीमेटली गुनगुने पानी में आप पाँव डाल और हाथ डालेंगे, काम करने लगेगा। तो श्योर। हीट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ठंड के मौसम में क्या आर्थराइटिस के केसेस ज़्यादा फ्लेयर अप होते हैं? महसूस ज़्यादा होता है, फ्लेयर अप ज़्यादा नहीं होगा लेकिन महसूस ज़्यादा महसूस होगा। ज़्यादा होता है। हुँ। फ्लेयर अप तब होगा जब आप दवा छोड़ते हैं, आपको जो दिशा निर्देश दी गई है, उसमें थोड़ी-सी दिक्कत होती है, ठीक तभी है। होता है। हुँ। लेकिन एक चीज़ और भी बताऊँगा, एनी स्ट्रेस विल फ्लेयर द आर्थराइटिस। स्ट्रेस भी? स्ट्रेस तो आर्थराइटिस को ऐसा फ्लेयर करता है, जब आप समझते हैं और जब तक समझाने लायक पहुँचेंगे तब तक तो पूरी आग लगी रहती है। तो स्ट्रेस रिडक्शन शुड बी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरा चीज़ जो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, जैसे आर्थराइटिक पेशेंट है, मेक देम एक्टिव। हाँ। उनको दौड़ते-भागते रहना है ज़िंदगी भर। उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको राजा का सुख नहीं, हुँ। आपको प्रजा का दुःख मिले वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहेंगे, राइट। आप जहाँ कुर्सी पे बैठ गए 4 घंटे और उठ के चलेंगे, चाहे वो ऑस्टियो हो, चाहे वो रूमेटॉइड हो, चाहे वो एंकाइलोजिंग हो, चाहे वो गाउट हो, कुछ भी हो, आपको दर्द ज़्यादा होगा। यानी आपकी जॉइंट का मूवमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और सब लोग इससे डरते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जॉइंट के मूवमेंट के पहले 2 मिनट में आपको दर्द ज़्यादा एहसास हो। आप उससे डर गए, लेकिन उसके बाद जब फिज़िकल एक्टिविटी रहती है, तो आपका सीधे धीरे-धीरे दर्द कम हो जाएगा। तो अगर मैं आपकी ऑफ़िस में हूँ और मुझे गठिया हो, तो मैं क्या करूँगा? और मैं पेशेंट देख रहा हूँ यहाँ पे, हुँ। तो 8-10 पेशेंट देखूँगा, 1 घंटा हो गया, फिर मैं कमरे से बाहर निकलूँगा, एक चक्कर लगा के आके फिर बैठ के अपना काम करूँगा। तो ये फिज़िकल एक्टिविटी है। अगर आप ऑफ़िस में ही हैं और आपको लगातार काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है और आपके जोड़ों में अकड़ाहट आती है, हर आधे घंटे के बाद अपने सीट से ऊपर उठें, अपनी बॉडी का मोशन मूवमेंट करें। आपको जाने का मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि हर बार आप जाएँगे, आप सिक्योर ज़ोन में हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, आप लैपटॉप नहीं छोड़ सकते। ऐसे में आपको अपनी कुर्सी के आस-पास ही एक्सरसाइज़ करना है। ये मॉडर्न ज़माने में सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि आई मे नॉट गेट टाइम, हुँ। सो व्हाट डू आई डू? क्या करूँ मैं? मेरे को उतना टाइम नहीं मिल रहा है। आप जहाँ पर भी हो वहीं पे फिज़िकली एक्टिव हो जाएँ, ये कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे आपने कहा कि ट्रीटमेंट के ये सब पार्ट होने चाहिए। लोगों को लगता है कि आर्थराइटिस का एक ही इलाज है, वो सर्जरी है, कि आपको घुटने बदलवाने ही पड़ेंगे। क्या नी सर्जरी से पहले कोई नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट में जो हम आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? सर्जरी इज़ द लास्ट रिसॉर्ट, हुँ। नॉट द फर्स्ट रिसॉर्ट। फर्स्ट रिज़ॉर्ट, ठीक है। आपके घुटने इतने खराब हो गए हैं कि अब चल नहीं सकते। उसमें दवा काम नहीं करेगी, और उसमें कतई काम नहीं करेगी। उस समय आपको संवेदनशील होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्यों आपको ऑपरेशन का ऑप्शन दिया जा रहा है। क्योंकि अब उसमें कुछ गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब तक गुंजाइश हो, आपको उस सारे पॉइंट्स पे लड़ना पड़ेगा। वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज़, कुछ दवाइयाँ हैं। हालाँकि दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव नहीं पाई गई हैं पुराने ज़माने की, अब कुछ नए रिसर्च हो रहे हैं। हुँ। और नए रिसर्च बता रहे हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो घुटने खराब होने वाला आर्थराइटिस है, उसमें कुछ फ्यूचर में दवाइयाँ आएँगी, जो कि आपको ऑपरेशन से हो सके तो दूर कर सकती हैं या दूर रखेंगी कुछ सालों तक। लेकिन जब डैमेज कंप्लीट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सर्जरी ही उसका इलाज है। ठीक है। तो बहुत सारी पद्धति हैं, मैं पद्धतियों पे नहीं जाऊँगा। क्वेश्चन्स हर पद्धति पे उठाई जा सकती है। लेकिन क्या वेट रिडक्शन में क्वेश्चन कोई उठाएगा? नहीं। एक्सरसाइज़ पे उठाएगा? नहीं। डूज़ एंड डू नॉट्स की सीढ़ी कम चढ़ें, आलती-पालती ना मारें, उकड़ू होके ना बैठें। व्यायाम में, योगासन में, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, स्क्वैटिंग जो हम करते हैं, उससे बचें। ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ में है। लेकिन जो दवा दी जाती है, उससे राहत आती है और रेट ऑफ रिडक्शन होता है। लेकिन एक कॉशन है, पेन किलर आप लगातार नहीं ले सकते। हाँ। तो कई लोग घुटने से परेशान होके, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हैं, वो पेन किलर खा के अपनी किडनी को भी खराब करके आते हैं। तो इससे बचना है, और आपको एक्सपेक्टेशन और रियलिटी बतानी होगी कि आपके घुटने खराब हो रहे हैं। आप हम दवा देंगे तो 25% आपको राहत मिलेगा। एक्सरसाइज़, वेट रिडक्शन से अगला 50% मिल जाएगा। 75 आपके हाथ में, 25 फिर भी आपके हाथ में हाँ। नहीं है। क्योंकि वो ऐज का पार्ट है, वो धीरे-धीरे खराब हो रहा है। हुँ। आप एजिंग को रिवर्स नहीं कर सकते।
ठीक है। इसमें अगर इस तरह की चीज़ें हमने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस कर लिया, दवाइयाँ कर लिया, तो आप कब बताते हैं पेशेंट्स को कि नहीं आप में इस तरीके से ठीक हो जाएगा, अब आप में सर्जरी की ज़रूरत है, वो कौन से कैंडिडेट होता है? तो निश्चित रूप से आपको ये देखना पड़ेगा कि जॉइंट का जो स्पेस होता है, जो एक्स-रेज़ में है, वो अगर वो प्रिज़र्व्ड है हुँ। और लेकिन दर्द ज़्यादा है, तो ये मत सोचिए कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही हो सकता है। वो मांसपेशियों के खिंचाव से भी हो सकता है। बर्साइटिस नाम की एक पेनफुल कंडीशन की वज़ह से हो सकता है। तो आपको अपने घुटने के बारे में ये सोचना पड़ेगा एज़ अ डॉक्टर कि क्या ये घुटने से आ रहा है या घुटने के अगल-बगल से भी आ रहा है ये दर्द? क्या मैं करूँ कि ये घुटने का दर्द कम हो जाए? समझा। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे घुटने ठीक दिख रहे हैं, हुँ, लेकिन हुँ। मेरे को अचानक बहुत दर्द हुआ। मुझे बताया गया कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जगह कम हो गई है। जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हड्डी का एक टुकड़ा टूट के गिर गया इस जॉइंट के अंदर। अब जैसे बेरिंग के अंदर में एक सैंड पार्टिकल, बालू का कण पहुँच जाए तो बेरिंग काम नहीं करती, तो वैसे जो घुटने में भी कई बार आपकी हड्डी का कोई टुकड़ा गिर के कुछ दिन के अंदर वो एब्ज़ॉर्ब होगा, लेकिन वो 10, 14, 15 दिन तक आपको बहुत दर्द देगा। हुँ। तो उस समय रेस्ट लेना पड़ता है, उस समय फ़िज़ियोथेरेपी करानी पड़ती है। अगर घुटने में पानी बहुत ज़्यादा है तो उसको एस्पिरेट कराना पड़ता निकालना है। पड़ता है। दवाइयाँ डाली जाती हैं ताकि उसका रफ़्तार है वो कम हो सके। हुँ। वो बहुत ही प्रभावशाली है। आपने स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में देखा। अब मान के चलिए कि आपने सारी जो जो आपकी युक्तियाँ हैं, आपको अगले 5, 10, 15 साल तक आपको ऑपरेशन से दूर रख सकती है। लेकिन धीरे-धीरे डैमेज तब जब होगा होगा। तो अल्टीमेटली ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, सबको नहीं पड़ती। हुँ, हुँ, हुँ। मान लीजिए मैं 80 साल पे हूँ, अब मेरी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे अपने वॉशरूम तक जाना है, अपने बेड पे आना है, मुझे अपने लिविंग एरिया में जाके खाना खाना है और अपने सोशल सर्किट में नीचे-ऊपर से बिल्डिंग से नीचे-नीचे जाके बस। बातें करनी है, उससे आना है। मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। हुँ। तो सर्जरी इज़ ऑल्सो मेंट ऑन व्हाट यू रिक्वायर। हाँ। मेरी उतनी फ़िज़िकल एक्सर्शन नहीं है जिसमें है। तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो उस पे थोपना नहीं चाहिए। हुँ। अब मैं 57 साल का हूँ, मैं एक सीईओ हूँ, एक कंपनी का। मुझे फिज़िकली बहुत अप एंड डाउन करना पड़ता है। आज मैं इस शहर में हूँ, कल इस शहर में हूँ, परसों इस शहर में हूँ, मेरे स्टेज 3 है। हुँ। तब तो ऑपरेशन कराना करना पड़ेगा पड़ेगा। क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है। हुँ। तो ये एक आइडिया होता है कि इट इज़ जस्ट नॉट द एक्स-रे और सिम्पटम अलोन। आपको रिक्वायरमेंट आपकी हाँ, कितनी है? पूरा वृहद दर्शन करना पड़ेगा कि इस पेशेंट को क्या चीज़ और क्यों कर रहे हैं हुँ। ऐसा। वो आपकी रिक्वायरमेंट अब तब फुलफ़िल होती है कि आपने एक ह्यूमन बीइंग को पहले समझा है और जॉइंट उसका एक पार्ट है। तो उसके टेलर मेड इसको कहते हैं हुँ। या अंग्रेजी में एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट सा शब्द है, उसका नाम है पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन। हर को हर चीज़ नहीं, इनको ये, इनको वो, उनको। ठीक है। तो जिनमें सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद क्या वो बैक टू नॉर्मल लाइफ़ अपनी जा सकते हैं या उसमें एकदम, भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं? एकदम। इसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत हुँ। पड़ती है। हू इज़ अ कैंडिडेट? आपका कैंडिडेट कैसा कौन है? है? आपको कैंडिडेट आइडेंटिफ़ाई करना है और कैंडिडेट को एक चीज़ बताना होगा। जैसे घर में एक बेबी आता है, तो उसको बड़ा होने में माँ-बाप पूरी अपनी ज़िंदगी का एक बहुत समय उसमें इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते करते हैं। हैं। हुँ। साल, डेढ़ साल, 2 साल, ढाई साल, 3 साल। फिर वो बेबी धीरे-धीरे स्कूल जाता है, फिर धीरे-धीरे पनपता रहता है। हुँ, हुँ। तो घुटने का भी वही इन्वेस्टमेंट है। घुटने का ऑपरेशन हुआ, फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है, मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। फिज़िकली घर का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो उसको मनोबल दे कि भई दर्द थोड़ा-सा हो रहा है, इसको सँभाल लो। लेकिन जिसने ये कर लिया, उसकी ज़िंदगी फिर बदल जाती है। तो अगर वो कैंडिडेट फिज़ियोथेरेपी नहीं कराना चाहता हो, दर्द से दूर रहना चाहता हो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं फिज़ियोथेरेपी नहीं कराऊँगा, हुँ, हुँ। ऐसे पे अब उनको सर्जरी थोप देंगे, फिर आउटकम जितना होना चाहिए उतना नहीं नहीं है। आएगा, हाँ। तो ये प्रॉब्लम है। अगर मुझे मैथ्स समझ में नहीं आते, आप मुझे ज़बरदस्ती मैथ्स पढ़ाएँगे तो क्या होगा? मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं हुँ, आएँगे। हुँ। लेकिन मेरा कोई और ब्रदर है जिसको मैथ्स बहुत अच्छा समझ में आता है, आप उसको मैथ्स देंगे तो बहुत अच्छा करेगा। राइट। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट बहुत डिफ़र कर सकती है और आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि कौन-सा पेशेंट मोटिवेटेड है, किनको हम कराना है और कब कराएँ। ठीक है। इन्फेक्शन चल रहा है, आप उसमें घुटने का ऑपरेशन कराएँगे तो इन्फेक्ट हो सकता है। हुँ। वो आइडेंटिफ़ाई करना होता है। ओके। इसमें जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि आप ये नीचे नहीं चीज़ बैठना, नीचे नहीं बैठना, ठीक नीचे नहीं बैठना है। वो एकदम हिदायत है कि जो हमारी नेचुरल घुटने हैं, हाँ, वो तो ऐसे मुड़ जाएँगे। बट वो लेकिन ये आर्टिफ़िशियल प्रोस्थेसिस वाले है, वो आर्टिफ़िशियल में ये करना अनुचित है हुँ, और चोट से बचना अनुचित है। ठीक है। मतलब चोट से बचना है, नहीं तो आपके घुटने जो लगाए गए हैं, वो खिसक सकते हैं, वो हिल सकते हैं। हुँ, तो ये कुछ-कुछ सावधानी रखनी है आपको कि ये ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों को लगाने के बाद समझना पड़ेगा कि पाँव में कुछ समय तक सूजन रहेगा। अच्छा क्योंकि ये सूजन एक रहेगी। एक
नेचुरल चीज़ तो है नहीं, एक आर्टिफिशियल चीज़ आपकी चीज़ें बॉडी में डाल डाली दी गई है। हाँ। तो बॉडी का मैकेनिज़्म, उसका रिएक्शन टुवर्ड्स अ फॉरेन मटीरियल डिफरेंट होता है। हाँ। तो पाँव में सूजन, थोड़ी-सी अकड़ाहट, जकड़ाहट घुटने में, ऑपरेशन के बावजूद भी हल्की-सी गरमाइश रहेगी। तो आपको लगेगा कि क्या है, गरम क्यों है? उस समय के साथ धीरे-धीरे चला जाता है। लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी मस्ट है, फिज़ियोथेरेपी मस्ट है टू मेक इट सक्सेसफुल। हुँ, और बहुत अच्छी सक्सेस है, बहुत अच्छे इम्प्लांट हैं आज की तारीख में। ठीक है। 20 साल, 25 साल चलते हैं। हुँ। इसीलिए यंग लोगों को हम लोग थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं करते हैं, कि अगर मैंने 40 पे ऑपरेशन कराया और 25 साल चला तो 65 पे दोबारा कराना। कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि जितना समय हम ले सकें हुँ। ताकि ज़िंदगी में एक बार इम्प्लांट लगे। मतलब सर्जरी जितना हम डिले अवॉइड कर सकें, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट टू पेशेंट पेशेंट जैसा टू आपने पेशेंट कहा जी, कि अगर बहुत ज़्यादा उनको सिम्पटम्स परेशान करे तो आप करा लीजिए, करा अदरवाइज़ तो जितना डिले कर सकें। अभी तक आई थिंक डॉक्टर हम लोगों ने जो भी सेशन में बातचीत की है वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को समझने में, जानने में बेहद आसानी रही होगी। हम चाहते हैं कि आप जाते-जाते कुछ ऐसे गोल्डन या प्रैक्टिकल टिप्स ज़रूर बताएँ कि अगर हम चाहते हैं कि आर्थराइटिस से बचें हम, हमारे घुटने जल्दी ना घिसे, तो अभी से ही हमें अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करने चाहिए? क्या चीज़ें तुरंत बंद कर दें, क्या शुरू कर दें, सो दैट हम इस प्रॉब्लम को और डिले कर सकें? तो आपके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कहूँगा कि हमें चलना चाहिए और खूब चलना चाहिए। तो अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं बस से नोएडा के सेक्टर पे आती हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि एक बस स्टैंड है जो कि 1 किलोमीटर दूर है। हुँ। मैं वहाँ चल के जाऊँ, वहाँ से बस पकड़ के आऊँ। अच्छा, ये चलने का मान हो गया ठीक है। तरीका। तो हर वो व्यवस्था जो आपको चलने पे मजबूर करती है, उसको आपको फ़ॉलो करना है। ठीक। जितना आप चलेंगे उतना अच्छे हैं। हुँ। चल-चल के घुटने मजबूत रखे जा सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट ज़िंदगी भर का इन्वेस्टमेंट है। यानी ये नहीं कि हम 50 पे पहुँचे तब चलेंगे, नहीं, उसके नहीं। पहले से ही चलना है। क्योंकि चलते हुए आपका डायबिटीज़ भी कम रहता है, ब्लड प्रेशर भी कम रहता है, हार्ट भी सही रहता है। तो ओवरऑल चलना स्टार्ट करें। हुँ। साइक्लिंग का अगर मौका मिले, तो साइक्लिंग करें। 2 चीज़ कर सकते हैं। वो सारे एक्सरसाइज़ जो घुटने पे दबाव डालते हैं, उससे बचें। जब तक अगर दर्द हो जाए तो एक्चुअली इसको रोकें। ठीक है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि घुटने में कई बार जो दर्द आता है यंग लोगों को, वो घुटने का वो चीज़ नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं। आपकी बायोमैकेनिक्स है घुटने। घुटने के आगे में पैटेला होता है जिसको हम लोग कटोरी कहते हैं आम भाषा में। वो भी इधर से उधर अगर खिसक जाएगी तो आपकी जॉइंट का डैमेज ज़्यादा होता है। हुँ। तो आपको उसको स्टेबल करना है। कुछ यंग लोगों को चोट लग जाती है तो उनकी लिगामेंट्स अनस्टेबल हो जाती है। तो उनके लिए भी फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइज़ या सर्जरी ताकि लिगामेंट सीधे रहें। उन सारे एक्सरसाइज़ेज़ में घुटने में दर्द होता हो करते वक़्त, उसको अवॉइड करें। यानी आपके घुटने डैमेज हो रहे हैं, अगर डैमेज स्टार्ट हो रहा है तो उसको अवॉइड करें। यानी आपको अपनी बॉडी से बात करनी है, वेट ना बढ़ने दें। हुँ। वेट आपका दुश्मन नंबर 1 है फॉर ऑलमोस्ट ऑल द डिज़ीज़। वेट से ज़्यादा नहीं, 240 रोग प्रमाणित हैं, होते हैं। तो आप केवल घुटने के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए करें। वेट जितना कम कर सकें वो बेहतर है। प्रोटीन ज़रूर खाएँ, हुँ। ताकि आपकी मांसपेशियाँ तगड़ी रहें। वो सारी चीज़ें जो आपको एक्टिव बनाती हैं उसको फ़ॉलो करें। तो जैसे हॉस्पिटल में काम करते वक़्त मुझे अपने कलीग से मिलना होता है, तो मैं फ़ोन नहीं उठाता, मैं जाके कोशिश करता हूँ उनसे मिल के आऊँ। मिल रहा है। ये एक तरीका है मैंने अपने लिए ढूँढा है, इससे अच्छा कुछ नहीं है हुँ। कि आप फ़ोन से कम प्रैक्टिकली मिल के आएँ, तो संवाद भी बेहतर होता है और आपका बॉडी भी चलता है। तो ये आपको प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में हर समय चलने का एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा। कोशिश कीजिए जितना चल सके। चल सके, जब ठीक है। तक आपके घुटने काम कर रहे हैं, आप बढ़िया से करें। जैसे किसको कहता हूँ मैं, आप हाइकिंग करके आइए। आप समुंदर के आस-पास जा रहे हैं, 20 किलोमीटर चल लीजिए जी। आप गोवा जा रहे हैं, वेरी गुड। आप ज़रा 10 किलोमीटर बाएँ-दाएँ कर दीजिए, सुबह बाएँ-दाएँ शाम कीजिए। बालू पे चलना ज़बरदस्त एक्सरसाइज़ है। हुँ। पीटी उषा की जो जो मसल्स थी, वो स्ट्रेंथेन थी क्योंकि वो बालू पे उन्होंने अपनी एक्सरसाइज़ की थी। ओके। बालू, घास, मिट्टी चलने की बहुत अच्छी सरफेस है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ट्रेडमिल है आपके घर के आस-पास, वहाँ पे आप जाके चलना चाहते हैं, चलिए। चल-चल के अपनी ज़िंदगी बेहतर कीजिए, ठीक है। रुक के नहीं। चलना इज़ द की। की बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतने आसान भाषा में हर चीज़ों को बताने समझाने के लिए। आई एम श्योर हमारी इस कन्वर्सेशन से ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे एंड आई होप आपने भी इस सेशन को एन्जॉय किया होगा। ज़रूर। थैंक आपके यू। सवाल बहुत आसान थे, हमारी यही भाषा होनी चाहिए हुँ, हुँ। ताकि आम आदमी को फ़ायदा हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में अभी भी आर्थराइटिस से जुड़े हुए कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के ज़रिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस और हेल्प पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइफ। थैंक यू।